शुरू करते हैं ना। दोस्तों, आज हमारे बीच में पीयूष आहूजा जी हैं। पीयूष आहूजा जी डायमंड एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे लैब का एक्सपीरियंस है आपको, और डायमंड सेक्टर में डायमंड कैसे बनता है उसकी नॉलेज, उसका जो भी प्रारूप आज हम जानते हैं, पीयूष जी से अच्छा शायद ही बहुत सारे लोग हैं हम में से जो उसकी जानकारी नहीं रखते। इसलिए आज का पॉडकास्ट, आज का ये शो बहुत ख़ास होने वाला है। पीयूष जी से हम लोग इस विषय पर कुछ बहुत ही मज़ेदार चर्चाएं करेंगे। पीयूष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के शो में। आज इस शो के माध्यम से हमारी जितनी भी जनता है, जितने भी हमारे लोग हैं जो सामान्य मार्केट में सोना, चांदी, डायमंड्स, बहुत सारे अलग रत्नों में इन्वेस्ट करते हैं, आज आपसे उन्हें कुछ जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आप हमें बताइए कि डायमंड मार्केट और हमारा जो भारत है, उसका कनेक्शन आज की तारीख में क्या है? कितने लोग हैं जो डायमंड्स को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं? कैसे आप देखते हैं उसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू देवेंद्र जी टू इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट। एंड ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। सो यस, मार्केट की अगर हम बात करें तो आज की डेट में आई थिंक डायमंड ज्वेलरी के लिए जी मार्केट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली जेनजीज के बीच में। आई थिंक बिकॉज दे आर गेटिंग एजुकेटेड, अवेयरनेस, जिस वजह से आज डायमंड ज्वेलरी की मार्केट का ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। तो आजकल जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में है, उनका इंटरेस्ट डायमंड्स में भी है, उनका इंटरेस्ट इस तरह की वैल्यूएबल चीज़ों में भी है जो आपने एक्सपीरियंस किया होगा। हमें पीयूष जी एक चीज़ बताइए, अभी पिछले दिनों मैंने न्यूज़ में देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा डायमंड डिस्कवर किया गया अफ्रीका में। ऐसे डायमंड्स कितने होंगे जो इस तरह के वैल्यूएबल चीज़ें होंगी? आपका क्या उसका एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा बताइए। आई थिंक आप सेकेंड लार्जेस्ट डिस्कवर डायमंड की बात कर रहे हो। जी जी विच हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन साउथ अफ्रीका जी। जिसका वेट, कैरेट वेट अगर हम बात बोलें, कैरेट इज़ अ यूनिट मेजरमेंट ऑफ वेट जी जो हम डायमंड के लिए यूज़ करते हैं। 2492 कैरेट्स का वो डिस्कवर हुआ है, एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। सो आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट कितना लार्जेस्ट? सो फर्स्ट लार्जेस्ट वॉज कलिनन डायमंड, जिसका वेट 3106 कैरेट था। ओके, सो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट डायमंड एवर फाउंड। तो रफली अगर हम इसको जानना चाहें ये कितना बड़ा होगा 3000 कैरेट, तो हम कह सकते हैं कुछ ग्राम्स में 300 ग्राम या 200 ग्राम, कुछ इस तरह का। सो अगर हम 3106 कैरेट की अगर हम बात करें, जो कि फर्स्ट एवर लार्जेस्ट डायमंड जो डिस्कवर हुआ है जी, उसका वेट अगर हम कन्वर्ट करें इन ग्राम्स तो 621.2 ग्राम्स का वजन जो कि आधा किलो से ज़्यादा हुआ। यस, जो आप एक पाम में भी रखोगे तो आई थिंक पूरा नहीं आएगा। आप हमारे लिए ये एक छोटा सा, हमारे दर्शकों के लिए दिखाने के लिए डायमंड भी लाए हैं। प्लीज़ थोड़ा सा इसे बताइए आप, ये क्या है और आप इसे किस तरीके से देखते हैं? सो बेसिकली ये क्रिस्टल का एक पेपर वेट है, इसको हम पेपर वेट बोल सकते हैं। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, बिकॉज रियल डायमंड्स जितने भी होते हैं वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। जी, छोटे इन द सेंस कि उनको हम इतना अंदर से और बाहर से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, जो कि इनके इंक्लूजन्स होते हैं या फ्लॉज होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो हम स्टूडेंट्स को इसके थ्रू उन पे एजुकेट करते हैं। ओके, सो काफ़ी उसके लिए भी ईजी होता है और हमारे लिए भी ईजी होता है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है। जी जी जी। एक चीज़ और बताइए पीयूष जी, क्योंकि आप डायमंड फील्ड से हैं और आपका कई सालों का एक्सपीरियंस है, कई देशों की आपने यात्राएं करी हैं, अलग अलग जगह जा करके आपने डायमंड इंडस्ट्रीज़ देखी हैं। लार्जेस्ट डायमंड माइनिंग जो हो रही है आज के समय में, वो कहाँ है? क्या वो भारत में है? क्या हम लोग सबसे ज़्यादा माइनिंग करते हैं? सो अगर हम लार्जेस्ट माइनिंग की अगर बात करें तो आज की डेट में बोट्सवाना इज़ दी वन ऑफ द लार्जेस्ट माइनिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डायमंड डिस्कवर हो रहे हैं आज की डेट में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यस,
एक समय था कि इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा हीरे डिस्कवर होते थे, ओके जो हम सबको पता है, जो ब्रिटिशर्स हैज़ लूटेड अस। ओके और बट हम एक्टिव माइन की बात करें इंडिया में, जी। सो एक एक्टिव माइन है हमारे देश में जो कि एशिया की वन ऑफ द ओनली माइन एक्टिव है, दैट इज़ पन्ना माइंस इन मध्य प्रदेश, हाँ ओके। जो अंडर आती है एनएमडीसी के। तो ये जो माइनिंग प्रोसेस होता है, क्या ये बहुत गहराई में होता है? क्या ये बहुत इंटेंस वर्क होता है जिसको लेबर या जो भी लोग माइनिंग करते होंगे वो बहुत हार्ड वर्क करते होंगे इसमें? यस, एक्चुअली इसमें बहुत स्किल वर्कर्स की रिक्वायर्ड होती है, जी। बिकॉज अगर हम रफ डायमंड की बात करें तो अगर एज अ लेमैन कोई रफ डायमंड देखेगा तो वो उसको डस्ट समझ के फेंक भी सकता है। अच्छा। उसके लिए बहुत स्किल्ड लेबर्स की ज़रूरत होती है। जी जी। एंड अगर हम माइनिंग की बात करें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है टू एक्सट्रैक्ट द डायमंड फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज डायमंड जो बर्थ लेता है दैट इज़ इन द लोअर मेंटल। हमारे पृथ्वी की 3 लेयर्स होती हैं, अर्थ क्रस्ट, मेंटल एंड द कोर, विच इज़ द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। जहाँ पे 100% लावा रहता है। जी जी जी। और अगर हम मेंटल की बात करें तो उसकी भी 2 सब लेयर्स होती हैं, मेंटल एंड लोअर मेंटल। सो लोअर मेंटल ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे परफेक्ट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर मिलता है डायमंड को बर्थ लेने के लिए। पीयूष जी, एक चीज़ और बताइए, हीरा का जो फॉर्मेशन है, जो वो जिस रूप में मिलता है वो क्या होता है? जैसे मोती सी शेल्स में मिलते हैं, तो हीरे क्या माइंस में हमें ऐसी खुदाई में या कहीं मिल जाते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, हीरा जो है या जो मिलता है माइनिंग से, वो एक रॉक होता है जिसका नाम किम्बरलाइट रॉक है। उस रॉक, वही एक ऐसा इकलौता रॉक है जो डायमंड्स कंटेन्स करता है, और थ्रू विद दैट रॉक्स, किम्बरलाइट रॉक्स, वी गेट द डायमंड्स। तो एक तरह का पत्थर होता है Yes. जो शायद ब्लैक कलर का होता है, वो जो लोग जानते हैं वही लोग उसके अंदर से हीरा या Yes. उसकी पहचान कर सकते बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए उसके लिए। आई थिंक मुझे भी नहीं है वो सो आई थिंक बहुत एक्सपर्टीज़ चाहिए उसको ढूंढने के लिए। हैं। बहुत खूबसूरत। पीयूष जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था कि एक कहावत है हमारे यहाँ कि जो भी प्रेशर डायमंड की तरह झेल लेगा वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये कहावत डायमंड के लिए कही जाती है और उसे जोड़ा जाता है एक मनुष्य के व्यक्तित्व के साथ कि आदमी किस तरह से सक्सेसफुल होगा। तो क्या सच में डायमंड पर इतना प्रेशर होता है या वो इस तरीके से बनता है जिसको हम अगर समझना चाहें तो किस तरीके से उसको हम जान सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर हम डायमंड प्रेशर की बात करें, सो डायमंड को बर्थ लेने के लिए, एज वी ऑल नो दैट इट टेक्स मिलियन एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स। एक डायमंड को बनने के लिए, बर्थ लेने के लिए बिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ओके। सो हम ये भी कह सकते हैं जो आज हमारे पास डायमंड एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, जी जी। ये उस समय बर्थ लिए होंगे जब डायनासोर्स थे हमारी पृथ्वी पे। जब हम लोग का एग्जिस्टेंस नहीं था, जब हम सोच भी नहीं सकते, तब उसकी शुरुआत रही होगी। एग्जैक्टली। जो आज हमें मिल रहे हैं। यस, एंड आई टोटली बिलीव इन डेस्टिनी। ओके। आई थिंक डेस्टिनी को मैं पर्सनली बहुत मानता हूँ जी। क्योंकि आप सोचो कि जो हीरा बिलियन ऑफ ईयर्स पहले बन चुका है, एक्सट्रैक्ट होके आज आपकी या आपकी मदर की या आपकी डॉटर की, आपकी वाइफ की फिंगर्स में है। ओके। कैन यू इमेजिन कि वो जो आज आपने और हमने हीरा पहना है वो बिलियन साल पहले बन चुका है और डिस्टाइंड हो चुका है कि वो कब कौन किसके हाथ में जाएगा। सो ये कितना इमोशंस कनेक्ट होते जी। हैं। अगर इस तरीके से देखें तब तो जैसे हर एक छोटा सा कण, छोटा सा हीरा जो आज हम पहनते हैं, वो हजारों लाखों साल पहले उसकी बनने की शुरुआत हुई है। और बात रही प्रेशर की, जो आपने बोला था, मैं उस पर सॉरी आ रहा हूँ वापस। सो प्रेशर की अगर हम बात करें तो उस पर 4 to 5 GPa का प्रेशर पड़ता है। जी। GPa की अगर हम बात करें तो बेसिकली दिस इज द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। अच्छा, जनरल प्रेशर। जी। ओके। और अगर हम इस 4 to 5 प्रेशर को कन्वर्ट करें इन टर्म्स में, सो 1 GPa इज इक्वल टू ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टन्स, ओके। एंड 1 टन इज इक्वल टू 1,000 किलोग्राम्स। ओके। तो एक 4 to 5 GPa की टन वो प्रेशर झेलता है पर स्क्वायर इंच पे। ओके। और रेगुलरली इस पूरे पीरियड तक जब तक वो निखर कर एक डायमंड की तरह हमारे सामने आता है। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें
सो आईफल टावर की अगर हम बात करें तो आईफल टावर का वेट अप्रोक्सीमेटली 10,000 टन है। जी जी। सो एक आईफल टावर का वेट अगर आपके फिंगर टिप पे रहे, उतना प्रेशर, हाउ यू फील दैट प्रेशर ऑन योर फिंगर टिप्स? आई थिंक वी विल नॉट बी एबल टू फील एनीथिंग। एब्सोल्युटली। एंड अगर उसको हम 5 टाइम्स मोर कर दें, तो इस तरह का प्रेशर, इतना प्रेशर डायमंड अपने ऊपर झेलता है जन्म लेने के लिए। और उसके बाद वो इतना निखर कर इतना वैल्यूबल बनता है। एग्जैक्टली। दैट्स वाई प्रॉब्ली जितने भी लोग हैं वो एक आदमी के कैरेक्टर को, व्यक्तित्व को इस तरह का उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पीयूष जी, आपने बहुत खूबसूरत चीज़ें बताई, पर मेरे जहन में एक सवाल आता है बहुत ज़्यादा कि आज से कुछ 100 साल पहले हम लोग कोहिनूर का जिक्र सुनते थे। मुझे थोड़ा सा बताइए, कोहिनूर का नाम कहाँ से आया, कोहिनूर है क्या? तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। सो बेसिकली कोहिनूर इज़ अ डायमंड, एज वी ऑल नो, और आज की डेट में वो टावर ऑफ लंदन म्यूजियम में रखा गया है, जिसका वेट 105.6 कैरेट है। क्लैरिटी VS1, एंड अगर हम शेप की बात करें तो ओवल शेप का हीरा है वो जी। और बात रही आपके क्वेश्चन की कि कोहिनूर नाम कैसा पड़ा, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि ये क्वेश्चन भी किया जाएगा। सो पर्शियन राजा नादिर शाह, सो पर्शियन राजा जो नादिर शाह थे, उन्होंने जब इन्वेजन किया दिल्ली पे, जब उनको पता चला कि दिल्ली में बहुत पैसा है, यू नो, सो उनको जब ये चीज़ पता चली कि बहुत हीरे जवाहरात है, उनको कोहिनूर का नहीं पता था उस समय। सो जब उन्होंने इन्वेजन किया दिल्ली में, तो दिल्ली के राजा उस समय जब मोहम्मद शाह थे, और जब उन पे जीत हासिल करी, तो उस समय का एक रिवाज माना जाता था कि जो भी जीतता था तो वो अपने क्राउन को एक्सचेंज करते थे। अच्छा। और मोहम्मद शाह की क्राउन में ये कोहिनूर उस समय लगा हुआ था। तो उस समय से पहले, इन्वेजन से पहले, कोहिनूर का नाम कोहिनूर नहीं था, वो सिर्फ उस समय इसका नाम कोहिनूर पड़ा। उस समय जब एक्सचेंज हो रहा था, तो वाइल एक्सचेंजिंग जब वो हीरा गिर गया नीचे बाय एक्सीडेंटली, तो जब वो नीचे गिरा तो उस पे इतनी लाइट थी कि नादिर शाह ने उसको देखते ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, कोहिनूर। सो मीन्स द माउंटेन ऑफ लाइट्स, माउंटेन ऑफ लाइट्स, चमक का इतना बड़ा शाइन का पहाड़। बहुत खूबसूरत। तो ये कोहिनूर जाहिर सी बात है बहुत खूबसूरत होगा। हमने तो सिर्फ उसकी तस्वीरें या उसके बारे में जो भी पढ़ा है, जितना भी है, और एक समय पर वो भारत में हुआ करता था और कई जगह से होता हुआ फिर भारत आया, फिर वो बाहर चला गया। इस कोहिनूर का क्या ओरिजिनल फॉर्म आज भी मौजूद है? आप क्या आप उसके बारे में जानते हैं? सो आई एम ब्लेस्ड कि मैंने रियल कोहिनूर देखा है व्हेन आई वाज इन लंदन। जी। सो वहाँ पे जब मैं टावर ऑफ लंदन गया था तो मैंने कोहिनूर देखा था। सो वो पॉलिश्ड फॉर्म में था, जो कि रफ से काफ़ी अलग होता है। अच्छा। जब डायमंड एक्सट्रैक्ट होता है माइनिंग से, तो दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रफ। ओके। और जब रफ को कटिंग एंड पॉलिशिंग जो सूरत में होती है, जी, हम सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा हब है वो। जी। तो जब कट एंड पॉलिशिंग हो जाता है तो वो कुछ इस तरह दिखता है। ये एक वन ऑफ द शेप है, राउंड। इस तरह बहुत सारे शेप्स में भी वो बन सकते हैं। ओके। सो अगर आप बात कर रहे हैं कोहिनूर जो पहले शेप में था, ऑफ कोर्स पहले वाला शेप तो नहीं है, नहीं होगा। वो काफ़ी, क्योंकि काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ इसकी हिस्ट्री रही है जी। कोहिनूर की। सो अभी जो है दैट इज़ 105.6 कैरेट का। ओके। पीयूष जी, एक सवाल मन में आता है। एक कहावत है, हीरा है सदा के लिए। इसका क्या कनेक्शन आप महसूस करते हैं? किस तरीके से ये चीज़ हमारी सोसाइटी में फ्लोट कर रही है? सर, हम कोई भी चीज़ अगर खरीदते हैं मार्केट से, आप कोई भी चीज़ ले लो, एक समय के बाद वो डल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, चाहे आप उसको कितना भी संजो के रखें। लेकिन हीरा ही एक ऐसा है, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से वो 20 साल 30 साल जब तक आप जीवित हैं और हम जीवित हैं, जब तक वो तब तक वैसा ही शाइन करेगा जैसा आपने शाइनिंग खरीदा था। वो वैसा ही चमकेगा, वैसा ही शाइनिंग रहेगा। इसलिए इसको शायद हीरा है सदा के लिए टैगलाइन बोलते हैं। बहुत खूबसूरत। एक और चीज़ जो अभी शायद नज़र में आई है कि
एक पूरा प्लैनेट है 55 कैंगरी, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, वो क्या चीज़ है? सर ये मैंने भी पढ़ा है कि कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की और एक प्लैनेट डिस्कवर किया विच इज़ ऑलमोस्ट 40 लाइट ईयर्स फार फ्रॉम द अर्थ, राइट। एंड उस प्लैनेट का नाम आई थिंक आपने कैंक्री ई ही बोला जी। यस। सो वो कैंक्री ई ऐसा माना जाता है, रिसर्च हुई है, साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की है कि दैट इज़ प्योर कार्बन से बना है प्लैनेट, और वो इतने मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बाद क्रिस्टलाइज हो चुका है डायमंड में। वो पूरा प्लैनेट डायमंड का है, कुछ इस ऐसा तरीके माना का जाता माना है, जाता है। यस। एंड क्रिस्टलाइजेशन की अगर हम बात करें तो सिंप्लीफाई करें, एनी मॉलिक्यूल, गैस और एनी एटम विच कन्वर्ट इनटू द सॉलिडिफिकेशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, दैट ट्रांजिशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। बहुत खूबसूरत। एक और चीज़ बताइए पीयूष जी, कहा जाता है कि डायमंड की फॉर्मेशन में बहुत लंबा समय लगता है। इवन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट भी उतने लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। माउंट एवरेस्ट की जो एज है आज की डेट में, जी। दैट इज 60 मिलियन ईयर्स 60 मिलियन ईयर्स। थ्रू ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बाद वो ग्रो हुआ, एंड आज उसकी एज 60 मिलियन ईयर्स है। जी। एंड अगर हम कंपेयर करने की बात करें जो एक फन फैक्ट के हिसाब से, जी। सो डायमंड जो है वो बिलियन ईयर्स अगो बना है, एंड माउंट एवरेस्ट इज 60 मिलियंस ईयर अगो। सो एक इमोशंस कनेक्ट होते हैं जी। कि वो कितना पुराना है और कब बना है, और हम आज उसको पहन रहे हैं। बहुत खूबसूरत। तो पीयूष जी, हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि डायमंड से जुड़े हुई बहुत सी कहावतें हैं, बहुत से हमारा कल्चर जुड़ा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि डायमंड रात में भी चमकते हैं, या फिर डायमंड टूटते नहीं हैं। बहुत से मिथ्स हैं, और जाहिर सी बात है लोग इस फन फैक्ट से जुड़े हुए हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या डायमंड टूटते हैं या नहीं टूटते, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो आपके दो क्वेश्चन हैं, जी। एक डायमंड क्या टूटते हैं और जी। क्या डायमंड रात में चमकते हैं। जी जी। सो ये एक मिथ है कि हीरा रात में चमकता है, क्योंकि हीरा तभी चमकेगा जब उस पर लाइट पड़ेगी, रोशनी पड़ेगी तभी उसमें Exactly. चमक दिखेगी। और हीरा रात में नहीं चमकता है। लेकिन इसका मैं एक और आंसर देने की जी। कोशिश करूंगा Please. कि फ्लोरेसेंस लाइट होती है, यूवी लाइट, जी। ठीक है, जो कि एक लॉन्ग वेव होती है, एक शॉर्ट वेव होती है। सो हमारे काफ़ी लैब्स में ये यूज़ की जाती है, क्योंकि डायमंड्स के अंदर फ्लोरेसेंस भी होता है जो नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यूवी लाइट में ही देखा जाता है। उसकी भी एक इंटेंसिटी होती है, जी। फ्रॉम नन टू वेरी स्ट्रॉन्ग। वो यूवी लाइट पे हीरा ग्लो करता है, मोस्टली इन ब्लू कलर। ओके। सो आई थिंक वो एक मिथ को लेके हम लोग ने कि हीरा रात में चमकता है, शायद वो वहां से बात नहीं बट अगर हम करता है। चमक की बात करें तो हीरा रोशनी में ही चमकता है। जी जी। और टूटने की जहाँ बात है, यस, हीरा टूटता है, क्योंकि जब रफ फॉर्म में होता है उसको हम काटते ही हैं, जी, शेप जी, देते ही हैं, जी, तो जी, कटता ही है। लेकिन एक मिथ है कि दैट डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल, बट नॉट मिथ, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल बट नॉट द टफेस्ट मिनरल। मतलब हीरे को अगर हम हार्डेस्ट मानते हैं तो हार्डनेस का मतलब अगर हम बात करें तो दैट इज स्क्रैच रेजिस्टेंट। तो उस पर स्क्रैच नहीं आएगा। एग्जैक्टली। तो एक इमेजिनरी स्केल है, मोस स्केल, MOHS, मोस स्केल, जी। जो फ्रॉम 1 to 10 तक है। सो 1 फ्रॉम सॉफ्टेस्ट टू हार्डेस्ट। सो वो जो 10 स्केल में मिनरल मेंशन है, तो उस पे जो सबसे टॉप पे मिनरल है दैट इज डायमंड। ओके। मीन्स ऑल 9 मिनरल कैन नॉट स्क्रैच टू डायमंड, बट डायमंड कैन स्क्रैच ऑल अदर 9 मिनरल्स। सो डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल बट नॉट द टफेस्ट मिनरल। मुझे एक चीज़ का जवाब और दीजिए पीयूष जी। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी से सवाल पूछा, तो उन्होंने एक और ऐसा ही कुछ मिथ, कुछ कहावत सी कही कि डायमंड को लिक करने से, या उसको अगर हम गलती से चख लें, या उसको अगर ज़बान से छू जाए, तो वो जहर प्रोड्यूस करता है। बहुत से मुगलों में भी ये कहावत कही जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम लोग ने ये काफ़ी पुरानी पिक्चरों के थ्रू इस चीज़ को जहन में भर लिया है, क्योंकि जी। पहली पिक्चर्स की, अगर मूवीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं 1-2 सीन्स में ऐसा हुआ है। जी जी। बट दिस इज़ नॉट फैक्ट।
Okay. ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये फिर सच नहीं है, ये सिर्फ Exactly. लोगों की कही सुनी बात है। जैसे डायमंड और उसकी वैल्यू के साथ साथ अब हमारे कल्चरल जो हमारी सोसाइटी में कनेक्शन है लोगों का, एक हीरे, एक जौहर की तरह उसमें, तो उसमें जितने भी लोग आज की तारीख में हीरा ख़रीदते हैं या हीरा ख़रीदना चाहते हैं, इसको इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? ख़ास तौर से अगर किसी को किसी से शादी करनी है तो हीरा गिफ्ट किया जाए या हीरे की अंगूठी, तो क्या ये हमारा भारत का कल्चर है या ये चीज़ सिर्फ वैल्यू के आधार पर है? आई बिलीव डायमंड इज द साइन ऑफ इमोशंस। ओके अगर आप किसी को बहुत महंगी वॉच भी दोगे, जी ठीक है, रक्षाबंधन आता है, जी एग्जाम्पल, जी मैंने अपनी सिस्टर को मान लीजिए एक बहुत महंगी वॉच दी, ठीक है, जी और उस समय उसका एक्सप्रेशन, और अगर मैं उसको डायमंड गिफ्ट करूं जी और उस समय उसका एक्सप्रेशन, बहुत फ़र्क रहेगा। ओके जब मैं बोलूँगा कि मैं आपके लिए ये गिफ्ट लाया हूँ, व्हेन शी विल ओपन, उसको वॉच दिखेगी, सो शी विल बी हैप्पी। या बट जो डायमंड के देखने पे उसका जो आंखों में ग्लो आएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा, बिकॉज डायमंड इज द साइन ऑफ इमोशंस। तो आई थिंक हम उस कल्चर में पले बड़े हैं जहाँ पे इमोशंस हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, और चाहे वो कोई भी रिलेशन हो। जी, और शायद जब किसी को हम डायमंड देते हैं तो हम शायद उसको ये इमोशन भी देते हैं कि आप हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हो, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो एग्जैक्टली या तो शायद इस वजह से भी इस चीज़ का हम जब किसी को डायमंड गिफ्ट करते हैं या फिर वाइफ को भी देते हैं, सो इट शोज दैट हाउ मच आई लव यू और हाउ मच आई केयर यू, ओके विदाउट सेइंग अ वर्ड, दैट इट्स अ सिंबल ऑफ लव। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो पीयूष जी, इसी लिहाज से अगर हम देखें तो आज की तारीख में बहुत से लोग, आप शायद नोटिस करते होंगे, लोग डायमंड खरीदते हैं, दूसरी ज्वेलरीज खरीदते हैं, तो हम लोगों को क्या बताएं कि या क्या उन्हें बताएं कि किस तरीके से इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी प्योरिटी, इसकी क्लैरिटी, कैसे उसको हम जज कर सकते हैं, जान सकते हैं? कोई तरीका है आज के समय में? बिल्कुल है। अगर हम मेटल की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिर्फ अभी हम गोल्ड की अगर बात करें जी तो पहले ज़माने में कोई भी HUID या फिर कोई भी ऐसी ऑथेंटिसिटी प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे चेक हो पाए कि गोल्ड इज़ प्योर और रॉन्ग, सिर्फ ट्रस्ट पे चलता था। जी लेकिन धीरे धीरे जब ट्रांसपेरेंसी आई या फिर जब प्रॉब्लम्स आई कि लाइक यू नो आप कहीं से ले रहे हो और आप बोल रहे हो 22 कैरेट और वो 18 निकल रहा है, या गोल्ड लेके आ रहे हो तो नकली निकल रहा है, यू नो। सो फिर धीरे 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 अब आप देखोगे तो HUID आ चुका है थ्रू BIS की एक एप्लीकेशन भी है, आपको मिल जाएगी गूगल में। सो HUID ने कंफर्म किया कि दैट वॉट एवर मेटल यू आर बाइंग इज ऑथेंटिक। ओके इफ यू आर बाइंग 18 कैरेट ऑफ गोल्ड तो दैट इज 18 कैरेट ऑफ गोल्ड, 22 कैरेट so 22 कैरेट। सेम लाइक हम सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी ज्वेलरी खरीद रहा है, स्पेशली डायमंड ज्वेलरी, जी, बिफोर बाइंग अ डायमंड ज्वेलरी प्लीज आस्क फॉर द सर्टिफिकेट। तो एक इस तरह का सर्टिफिकेशन आज की तारीख में मौजूद है एग्जैक्टली है, जिससे प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली। पीयूष जी, हीरा खरीदने के लिए सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, ये तो आपने बताया, पर कौन सा सर्टिफिकेशन है, कौन सा वो सर्टिफिकेट है जो हमें ज़रूर जानना चाहिए? अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो एक सर्टिफिकेट मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, दैट इज़ IGI, जी, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। जो इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि आप आज की डेट में जितने भी ज्वेलर्स के पास जाओगे 90% सर्टिफिकेट्स आपको IGI के मिलेंगे, एंड वो इसलिए मिलेंगे बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। ओके, एंड IGI आज एक साल में 8 लाख कैरेट से ज़्यादा डायमंड ग्रेड करता है। ओके, क्या वो आपके Certify पास है भी करता है। जिसको हम देख सकते हैं? यस, ये IGI का सर्टिफिकेशन ये बहुत ऑथेंटिक है और इसको ले करके हम पूरा श्योर हो सकते हैं कि जो चीज़ हमने ली वो अच्छी हो। एग्जैक्टली। ये एक सर्टिफिकेट, ट्रस्ट सर्टिफिकेट है बिटवीन क्लाइंट एंड रिटेलर। ओके, इनफैक्ट ज्वेलर भी 100% सर्टिफिकेशन IGI से ही कराते हैं। ओके, सो आई बिलीव कि IGI से बेस्ट आज की डेट में कोई सर्टिफिकेट। ये एक अच्छा तरीका होगा अगर आप हीरा खरीदने जाएं तो आप प्योरिटी और ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं। एग्जैक्टली।
क्योंकि सर डायमंड को पहचानना इज नॉट सो इजी, जी बिल्कुल नहीं। नॉट फॉर अ लेमैन, फॉर द प्रोफेशनल ऑल्सो, यू नो। तो उसके लिए आई थिंक हम सजेस्ट करेंगे कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, कि बिफोर बाइंग दे शुड आस्क फॉर द सर्टिफिकेट. सो सर्टिफिकेट इज द ब्रिज बिटवीन द क्लाइंट एंड द रिटेलर्स, और वो ब्रिज ऑफ ट्रस्ट भी बिल्ड एग्जैक्टली, दैट इज द ब्रिज ऑफ ट्रस्ट. एंड ज्वेलरी जो हम लेते हैं, आपने देखा होगा हमारे कल्चर में, चाहे हमारी मदर ने ली हो, चाहे ग्रैंड मदर ने ली हो, वो नेक्स्ट जनरेशंस में पास ऑन होती रहती है. बिल्कुल. सो ये एक ट्रस्ट है. सर्टिफिकेट इज द ट्रस्ट कि जो हम पास ऑन कर रहे हैं, कि जो हमने लिया है दैट इज ऑथेंटिक एंड रियल. जी, यू नो, वॉट एवर, लाइक वो कहीं से भी लिया हो. तो एक बहुत आसान तरीका है, अगर हम डायमंड खरीदने जाते हैं, सर्टिफिकेट की मांग करें, सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करें, बिकॉज देन इट इज़ ट्रस्टवर्दी एंड ऑथेंटिसिटी, उसकी क्लैरिटी हो जाती है. तो आप देखते होंगे कि बहुत से लोग आज के समय में डायमंड्स खरीदते हैं. तो क्या ये रेशियो पिछले कई सालों में बदला है? कुछ ऐसा एहसास हुआ आपको? सर पहले गोल्ड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थी जी. आई थिंक अभी सिर्फ डायमंड ज्वेलरी ही लोग प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं. अच्छा. परसेंटेज ऑफ डायमंड ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है. ओके. तो धीरे धीरे समय के साथ ये चीज़ बदलती जा रही है. राइट. मुझे एक और चीज़ जाननी है पीयूष जी, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि डायमंड्स के कई तरीके हैं शायद, या कई फॉर्म्स हैं, कई कलर के डायमंड्स आते हैं. क्या एमरल्ड्स या दूसरी चीज़ें भी डायमंड्स कहलाती हैं? थोड़ा इसके बारे में बताइए. सो डायमंड is the purest form of carbon, ओके. which is made up of single element carbon. जी. लेकिन आपने जो एमरल्ड की अभी बात करी, जी. या फिर हम पर्ल्स की बात करें या रूबीज की बात करें, जी. these are very different from the diamond. These are the gemstones, जेमस्टोन्स. जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं. ओके. सो इन दोनों में बहुत फर्क है. तो इन्हें रत्न कहना चाहिए. इनका Exactly. एस्ट्रोलॉजिकली भी कनेक्शन है, लोग इस पर्पस से भी उसे लेते हैं, पर डायमंड बिल्कुल अलग चीज़ हो. डायमंड बिल्कुल अलग चीज़ है. और इंडिया में हम सब ने देखा है जी. कि जितने भी जेमस्टोन्स हैं, ये एस्ट्रोलॉजिकली तरह से ही पहने जाते हैं, या आप किसी की एडवाइस में पहनते हो या किसी से पूछ के पहनते हो. ये बिलीफ सिस्टम है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये बिलीफ सिस्टम है. तो यस, बोथ आर वेरी मच डिफरेंट, डायमंड एंड जेमस्टोन्स. ओके. तो एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ, हालांकि आज से कुछ समय पहले हीरा लेना या उसको सोच पाना कि हम हीरा लेंगे वाज अ वेरी बिग थिंग, पर आज क्या लोग लग्जरी के अलावा भी डायमंड्स का यूज़ कर रहे हैं, या किसी और पर्पस से भी उसको ख़रीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं? कुछ इसके बारे में बताइए. सर अभी मैं जितना भी, मेरा जितना एक्सपीरियंस कहता है जी. कि लोग अभी डायमंड ज्वेलरी में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं. जी. क्योंकि डायमंड ज्वेलरी लोग खरीदने के बाद वापस देने में बहुत कम बिलीव करते हैं. हमारा एक पर्सनल एक ईगो कह लीजिए आप इसको, या फिर स्टैंडर्ड बोल लीजिए, कि हम वापस करने में थोड़ा कम बिलीव करते हैं. ओके. सो आई बिलीव कि डायमंड ज्वेलरी यस इज़ इन वेरी मच इन ट्रेंड. बहुत ज़्यादा लोग अभी इसको प्रेफर कर रहे हैं. तो इज इट डायमंड ज्वेलरी और इज इट डायमंड व्हाट इज मोर सोल्ड आउट या ज़्यादा वैल्यूएबल है? कुछ इसका भी एहसास होता होगा सर. गोल्ड की अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो दैट इज़ तो बेसिकली जो हम ज्वेलरी मार्केट में देखते हैं, जो गोल्ड मार्केट M6 का जो चलता है उस हिसाब से गोल्ड बिकता है. और डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिस पे एक वैल्यूएशन होती है, जो डायमंड ग्रेडिंग होती है. उस बेस पे जो फोर्सेस होता है, यू नो, कट, क्लैरिटी, कलर एंड कैरेट, ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो डायमंड की वैल्यू डिसाइड करते हैं. और ये काफ़ी अलग अलग तरीके से वैल्यू डिपेंड करता है. बहुत खूबसूरत. पीयूष जी, अभी तक आपसे बात करके डायमंड की जो एक हिस्ट्री है, उसका जो इमोशन है, उसके लिए जो आपने एक शब्द यूज़ किया कि उसमें एक जो फेथ है या जो डेस्टिनी जुड़ी हुई है, कि जो आज हमारे हाथ में आ रहा है उसको शायद बहुत हज़ारों लाखों साल पहले हमारे लिए या किसी के हाथ में पहुंचेगा, उसके लिए वो चीज़ शायद बना दी गई. इतना सारा इमोशन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इतना सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पर साथ साथ मुझे खूबसूरती इस बात की भी दिखती है कि
इसको हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ जोड़ा जाता है, इसको हमारे मजबूती के साथ जोड़ा जाता है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आज इतना सब इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। मुझे बिलीव है लोगों को जो भी इससे जुड़ी हुई मिथ्स होंगी उससे और जानकारी मिली होगी और ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी ताकि वो इस चीज़ को जान सके। धन्यवाद पीयूष जी। मुझे उम्मीद है दोबारा हम एक बार मिलेंगे और खुलकर चर्चाएंगे करेंगे इसी विषयों पर। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मुझे भी आपसे मिलकर और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद जी।